उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पश्चिम बंगाल में 2 चुनावी सभाओं को कर चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनका ना पार्टी में स्टार प्रचारकों की सूची में नाम है। लेकिन सवाल है कि आखिर बीजेपी किस नीति के तहत सीएम धामी से चुनाव प्रचार करा रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक परफॉर्मेंस सीएम को यहां पर अनदेखा कर दिया है। शाम के बच्चों के 8 और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ ऋषि भाटिया। दुनिया जानती है कि उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री हैं और उनके नाम कई बड़ी उपलब्धियां भी हैं, जिनकी चर्चा देश भर में होती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के कई बड़े नेता धामी की बड़ी बड़ी उपलब्धियों की अक्सर बात किया करते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, डेमोग्राफी, विकास, रोजगार और हिंदुत्व पर चुनाव लड़ रही है और इन सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर चुके हैं। बावजूद इसके कि पार्टी ने सीएम धामी को स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं डाला, तो सवाल है क्यों? इससे मैं चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। तो पश्चिम बंगाल में सीएम धामी स्टार प्रचारक क्यों नहीं है, एक अपने आप में बड़ा सवाल है और बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची में भी धामी का नाम नहीं है। तो बीजेपी ने युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी को आखिरकार क्यों नहीं चुना, उनकी अनदेखी क्यों हुई, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन चुका है। देखिए, इससे पहले तक ये मामला प्रकाश में नहीं आया कि चुनावी लिस्ट में, क्योंकि हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ फोकस ये था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, सीएम धामी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जब बात लिस्ट की आती है तो उस लिस्ट में 40 ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं जो कि उस चुनावी प्रचार प्रसार के स्टार प्रचारक हैं। लेकिन एक तरफ धुरंधर धामी की संज्ञा दे देना, उनकी पीठ थपथपा देना, उनकी उपलब्धियों के गाथान करना, लेकिन उसके बाद जब वाकई में उनको स्टार प्रचारक की सूची में शामिल करने की बात आती है तो उनका नाम इसमें शामिल नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल जाकर वो वहां पर चुनावी सभाओं को कर रहे हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि उनका ना पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में नाम है। तो सवाल तो बनता है ना कि आखिरकार बीजेपी किस नीति के तहत सीएम धामी से चुनाव प्रचार करा रही है, या फिर कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक परफॉर्मर सीएम की अनदेखी कर दी है। क्योंकि उन्हें स्टार परफॉर्मर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। और अगर अमित शाह के दौरे की बात कर ली जाए, राजनाथ सिंह के दौरे करने की बात कर ली जाए, पार्टी के बड़े से बड़े नेता उत्तराखंड आकर सीएम धामी की पीठ थपथपा कर जाते हैं और कहते हैं कि पूरे प्रदेश में जितनी तेज गति के साथ सीएम धामी ने कम समय के अंदर विकास किया है, इतना कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया है। और पूरी तरीके से उन्होंने देश में एक अपना लेवल सेट किया है, प्रदेश का नाम रोशन किया है। लेकिन जब बात आती है उन स्टार प्रचारकों की बीजेपी को चुनने की, तो आखिरकार बीजेपी उनको क्यों नहीं चुनती? उस 40 बंदों की सूची में आखिरकार सीएम धामी का नाम क्यों नहीं शामिल है? ये अपने आप में गंभीर और बड़ा सवाल बन चुका है। लेकिन इससे पहले और इससे सबसे ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि आखिरकार पुष्कर सिंह धामी पश्चिम बंगाल में 2 चुनावी सभाएं कर चुके हैं और उसके बावजूद भी स्टार प्रचारक की सूची में उनका नाम नहीं है। यानी कि पार्टी भरोसा तो करती है कि वो स्टार प्रचारक बने, लेकिन इससे पहले अगर थोड़ा सा पीछे जाया जाए तो समझा जाए कि लोकसभा चुनाव में वो बिहार भी गए, तमाम जगहों पर उन्होंने स्टार प्रचारक होने के नाते सभाओं को संबोधित किया और मैक्सिमम सीट्स पर विजय भी हासिल हुई। एक तरह से युवा फेस, हिंदुत्व का फेस माने जाने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर अनदेखी का, जिसे कहेंगे, महसूस करने का एक अवसर मिल चुका है। और ये प्रदेश की जनता भली भांति जान रही है कि एक तरफ प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहचान को किस तरीके से स्थापित यहाँ कर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता करते हैं। लेकिन जब बात वाकई में हकीकत की आती है, जब पूरे नेशनल लेवल पर धामी का प्रचार प्रसार होना होता है, उन्हें स्टार प्रचारक बनाना होता है, चुनाव में एक फेज बनाना होता है, तब वहां पर सीएम धामी का नाम नजर नहीं आता। तो एक अपने आप में विचित्र बात निकलकर सामने आती है कि धामी स्टार प्रचारक क्यों नहीं, और अभी भी इस पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। उसके बावजूद 2 सभाएं हो चुकी हैं पश्चिम बंगाल में, लगातार 2 सभाएं हो चुकी हैं और उससे पहले भी दिल्ली में लोकसभा चुनाव हुए, वहां पर भी उन्होंने स्टार प्रचारक की भूमिका में कई जनसभाओं को संबोधित किया और लगातार वो जनसभाओं को ही संबोधित कर रहे हैं और ये जिसे कहेंगे संबोधन का दौर जारी भी रहने वाला है।
तो आखिरकार धामी स्टार प्रचारकों की सूची में क्यों नहीं है, एक अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी सवाल के साथ आज हम एक खास चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट भी इस वक्त जुड़ने वाले हैं। सीधे आपकी मुलाकात कराती हूँ। हमारे साथ सतीश चंद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो वर्चुअली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। राकेश ध्यानी हैं यूकेटी के प्रवक्ता, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। और हरीश मैखुरी जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। फिलहाल वो वर्चुअली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे आप सभी मेहमानों के स्वागत के साथ। और सबसे पहले मैं सतीश चंद जी आपके पास आना चाहूंगी। सतीश जी, एक तरफ अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह सीएम धामी की तारीफों के पुल बांधते हैं, धुरिंदर धामी तक की संज्ञा देती जाती है, लेकिन जब बात स्टार प्रचारकों की आती है तो धामी का नाम क्यों नहीं? देखिए निशि जी, जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी है, जो हमारा संगठन है, वो हर स्तर पे देखता है कि कहाँ पे किसकी जरूरत है और कहाँ पे कौन सा जो हमारा प्रचारक है या जो हम जिसको हम स्टार प्रचारक बोलते हैं, कि वो कौन सा जो हमारा नेता है वहाँ फिट बैठता है या उसकी जरूरत है। तो जरूरत के हिसाब से ही सारी चीजें हमारा संगठन तय करता है। हमारे यहाँ हर व्यक्ति की, हर नेता की, हर जो हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता है उसकी एक अपनी जगह है और संगठन उसका उसी तरह से यूटिलाइजेशन करता है, उसी तरह से उसकी जो प्रयोग होता है या उसका उपयोग होता है, आप कह सकते हैं, वो उसी हिसाब से करा जाता है। कहीं पे भी ये नहीं करा जाता है कि किसी भी नेता को या किसी कार्यकर्ता को जबरदस्ती वहां पे प्रचार के लिए भेजा जाए या उसको स्टार प्रचारक बनाया जाए। और जहां तक आप माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की बात कर रही हैं, ये पूरा देश और प्रदेश। लेकिन सतीश जी, आप यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि पार्टी को जब जरूरत जिस नेता की पड़ेगी उसका वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, तो आखिरकार स्टार प्रचारकों की सूची में धामी का नाम नहीं आता, ये भी हम मान लेते हैं कि यूटिलाइजेशन के नाम पर अभी उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब सूची में नाम नहीं है तो दो बार फिर वहां जाकर प्रचार प्रसार करने की आखिरकार क्या जरूरत आ गई? तब यूटिलाइजेशन उस सूची के आधार पर क्यों नहीं हुआ? जवाब दीजिएगा सतीश जी। ठीक है, तो सतीश जी तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, जिस कारण जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन कुछ ही देर में हम एक बार फिर से सतीश जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आशीष जी, आप मुझे बता दीजिए कि आखिरकार बीजेपी परफॉर्मर धामी की अनदेखी क्यों कर रही है? क्या लगता है? आशीष जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज जी, तो जवाब दीजिए कि आखिरकार बीजेपी परफॉर्मर धामी की अनदेखी कर रही है, क्यों? इसलिए कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि वो परफॉर्मर नहीं है। परफॉर्मर बनाने के लिए, परफॉर्मर बताए जाने के लिए उन्होंने 1800 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं हर साल, तब जाकर कुछ जगहों पर उनको परफॉर्मर बोला जाता है। अगर राजनाथ सिंह जी और अभी अमित शाह जी आए थे और अभी आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, जब वो इन नेताओं के सामने भाषण देते हैं तो राज्य में अपनी परफॉर्मेंस के बारे में कोई बात नहीं कर रहे। तो उनको मालूम है कि ये परफॉर्मेंस नहीं है। एक लाइन है, एक उसको मैं कहकर अपनी बात शुरू करूंगा कि जब चुना ही है तुमने उसे लाशों का, उसके कत्ल का हुनर देखकर, तो अब डरते क्यों हो लाशों का शहर देखकर। धामी जी मुख्यमंत्री बने और बनने के बाद जिस तरीके से उन्होंने नफरती वातावरण फैलाने का काम किया, यही कारण है कि वो परफॉर्मेंस भूल गए, केवल नफरत के एजेंडे पर चलते रहे। आज जब 4 साल पूरे हो चुके हैं इस सरकार के, तो वो ये बताने में फेल हो रहे हैं कि उन्होंने इस राज्य के लिए अपनी तरफ से कौन सी नई योजनाएं और कौन से नए कार्य करने का काम किया। केवल अनुपूरक बजट पास किया, जो महत्वपूर्ण कार्य थे वो छोड़ रखे हैं। तो इसीलिए ये कहना कि धामी जी बहुत अच्छे परफॉर्मर है, मुझे नहीं लगता। और यदि दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार कर ले जाते हैं तो केवल नफरती भाषण देने के लिए। जब अमित शाह का दौरा होता है, राजनाथ सिंह का दौरा होता है, तो उस वक्त धुरिंदर धामी की संज्ञा क्यों दी जाती है? बहुत पीठ थपथपाई जाती है, तो वो सिर्फ ढोंग होता है क्या? नहीं, इसलिए दी जाती है,
हाँ, इसलिए दी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व झूठ बोलता है। वो धुरंधर किस लिए है? इसलिए कि उन्होंने अंकिता भंडारी के बलात्कारियों को संरक्षण दिया, इसलिए कि केंद्र की योजनाओं से लेकर राज्य की योजनाओं में तमाम तरह के भ्रष्टाचार सामने आए, या इसलिए कि राज्य के युवाओं को नौकरी पर जाने ही नहीं दिया, या इसलिए कि पैरामेडिकल से लेकर तमाम संविदा नियुक्तियों पर उन्होंने दूसरे राज्य के लोगों की भर्ती की। क्या इसीलिए धुरंधर है? धुरंधर होने का कोई तो कारण होता। उन्होंने सिर्फ एक धुरंधर फिल्म का प्रचार करना है, जिसके लिए भाजपा के लोगों ने सुपारी ले रखी है, और वो जहां यहां वहां जहां तहां धुरंधर फिल्म का प्रचार कर रहे हैं, या फिर उन फिल्मों का प्रचार करता है जहां पे भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यहाँ से प्रचार करने से उन्हें वोट मिलेगी। तो वो तो खुद ही कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि वो उनके खिलाफ तो welfare प्रोपेगेंडा के लिए है, कोई काम अब करे कैसे सरकार? प्रचार होगा उसका? नहीं, देखिए, आप और हम जब यहाँ बैठे हैं चैनल पर, तो हम उस प्रोपेगेंडा के जो झूठ है उसकी हवा निकालने के लिए बैठे हैं ना। तो हम दो चार सच बोल देंगे, दो चार सवाल पूछ लेंगे, प्रोपेगेंडा की हवा निकल जाएगी, पता लग जाएगा कि ये धुरंधर नहीं है, सरेंडर है। अब विदेश नीति के मामले में नरेंद्र मोदी को पता नहीं क्या क्या बताया गया, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप के सामने बोलने की हिम्मत थोड़ी ना हो पा रही है। आज आज दूसरे जो देश हैं, हमारे पड़ोसी देश से लेकर जो अन्य देश पूरी दुनिया में जो हमारे साथ रहा करते थे, आज वो हमारे खिलाफ है। उत्तराखंड पर भी उसका असर पड़ रहा है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शुरू होने आ रही है। गैस सिलेंडरों की इतनी कमी है कि जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट और होटल चलाने वाले लोग हैं, 2100 का सिलेंडर 3-3 हजार में, 4-4 हजार रुपए में खरीद रहे हैं, जो कमर्शियल सिलेंडर 19 केजी का आता है। तो ये सब काम इन्हीं की सरकार में हो रहा है ना। तो ये धुरंधर काय के लिए है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। राजनाथ सिंह जी अगर इस आपके डिबेट में उपलब्ध हो तो मेरा एक सवाल जरूर उनसे पूछ लीजिएगा, यदि आपने धाकड़ को धुरंधर कहा है तो इसलिए कहा है कि धाकड़ एक हाईवे पर महिलाओं का सम्मान या अपमान करते हुए पकड़ा गया, तो आपने सिर्फ शब्द बदल दिया कि धाकड़ कहेंगे तो महाराष्ट्र वाले धाकड़ की बात याद आएगी, तो बदलने के लिए धुरंधर कर दीजिए। भाई, धुरंधर तो एक जो फिल्म में दिखाया गया एक जासूस था जिसके बारे में बात की गई। मुझे बता दीजिए, धामी जी ने देश के लिए, प्रदेश के लिए ऐसा कौन सा काम किया है जिससे पूरी दुनिया से लड़े हो, पूरी ताकत लगाई हो और तब जाकर वो कर पाए हो। आज इन्होंने अधिक ठीक है, समझ गए आशीष जी कि आखिरकार क्यों वो संज्ञा दी गई, क्यों पीठ थपथपाई गई, और जब बात असल में उनके स्टार प्रचारक उस सूची में शामिल होने की आई तब उनका नाम ही वहां से हटा दिया गया लिस्ट से। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें पश्चिम बंगाल भेजा जाता है ममता सरकार को गिराने के लिए, अपनी सरकार स्थापित करने के लिए, जनसभाओं को संबोधित करने के लिए, रैलियां करने के लिए। तब उनकी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नजर आती है। आखिरकार क्यों आती है, ध्यानी जी बताएंगे। ध्यानी जी, आखिरकार क्यों लगता है आपको कि उनकी जरूरत क्यों आ पड़ी है कि स्टार प्रचारकों से सूची में क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, ऐसा नेता नहीं था जो कि पश्चिम बंगाल में जाए, उसके अलावा सूची से बाहर जाकर धामी जी को फिर से उठाया जाता है? निशी जी, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में बैठा है उनको अच्छी तरह से पता है कि चाहे इनको धाकड़ बोल लो, चाहे धुरंधर बोल लो, ये 27 में धड़ाम होने वाले हैं। अब वो स्टार प्रचारक लिस्ट में उनका नाम नहीं है, उसके बावजूद भी वो बंगाल में जाके अपना प्रचार में है। तो ये तो वो एक कहावत है हमारे यहाँ कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, वो वाली स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को पता है कि ये हारा हुआ, लोगों के द्वारा नकारा हुआ मुख्यमंत्री है। तो इनकी जिनकी अपने स्थान पे जिनकी अपनी वैल्यू नहीं है, वो बाहर में जाके क्या लोगों को जो है कॉन्फिडेंस में ले पाएंगे। सच्चाई ये है कि हमारे धामी जी ने किया कुछ नहीं है उत्तराखंड के लिए, केवल अपनी पीठ थपथपा रहे कि हमने यूसीसी लागू कर दिया। आप यूसीसी ट्राइबल क्षेत्र को आपने उसमें छोड़ दिया है। यूसीसी हमारा कल्चर ही नहीं था। यहाँ पे एक्चुअली टारगेट किया था पर्टिकुलर एक धर्म को। वो यूसीसी लाने का नहीं तो कानून तो पहले से है हमारे पास कि अगर कोई, पहले जमाने में ये था कि लिविंग इन रिलेशन में अगर कोई लड़का लड़की अगर कहीं पकड़े जाते थे, उनके मन में डर रहता था कहीं पुलिस हमें पकड़ ना ले। आज आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई आप चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी है, एक लड़की को लाओ, अपना होटल में रहो और अपना जो है लिविंग इन रिलेशन का एक सर्टिफिकेट बनवा लो यहाँ से। तो आपने ये प्रमोट किया है उत्तराखंड की संस्कृति को, उत्तराखंडी कल्चर को आपने बिगाड़ा है। और आज उसी का दुष्परिणाम है कि आज आप क्लेमेंट टाउन में ग्राफिकरा हॉस्पिटल, सॉरी, जो कॉलेजेस हैं, किसी भी कॉलेज में चले जाइए, लड़के लड़की अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और वो अपना सर्टिफिकेट बना के लिविंग इन रिलेशन में साथ रह रहे हैं। तो कहाँ लेके जा रहे हो आप उत्तराखंड को? तो आप अगर आपने यूसीसी लागू ही करना था तो आपने ट्राइबल एरिया क्यों छोड़ा? आपने भू कानून की बड़ी बड़ी बातें करते हो आप, भू कानून में आपने हरिद्वार और उधम सिंह नगर छोड़ दिया। तो कौन सी चीज आपने परफेक्ट की, कौन सी चीज लोगों ने एक्सेप्ट की आपकी?
अब आप रोजगार की बात करते हैं कि हमने 34,000 रोजगार दे दिया। मैं बोलता हूं कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे यहां पे बैठे हुए हैं, आप चलिए किसी भी डिपार्टमेंट में चलिए, हेल्थ डिपार्टमेंट में चलिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में चलिए, आप जो है ऑडिट डिपार्टमेंट में चलिए, आप देखना 90% पोस्टल डिपार्टमेंट में चाहिए, 90% बाहर के लोग आइदर फ्रॉम हरियाणा और या उत्तर प्रदेश राजस्थान के लोग हैं। हाँ। तो ये चीज शो करती है कि यू हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर द उत्तराखंडीज। ठीक है। वट एवर द थिंग यू हैव डन दैट इज ओनली फॉर द पर्सन। या तो गुजरात में आपने ठेकेदार यहां बुला दिए हैं। अब मैं ठीक ठेके है। की थोड़ी सी 1 मिनट और लूंगा मैडम हाँ, आपका। हाँ। ठेके की बात कर लेते हैं। ठेके की स्थिति यह है कि यूके SSSC में कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जो एग्जामिनेशन किट होता है उसके लिए एक ठेका दिया जाता है। और एक, क्योंकि मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस बैकग्राउंड से आता हूं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे संपर्क में रहते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्टर मेरे से बात, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बात की कि मैंने वहाँ टेंडर भरा था, लेकिन आई हैव बीन टोल्ड कि नहीं है, ये रेट नहीं चलेंगे, आपको हमारे हिसाब से रेट भरने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कम रेट भर दिए थे। तो उन्होंने देखा कि जो 350 रुपए जिस आइटम को हम डाल सकते हैं, और उनके हिसाब से इसको 4,000 से ऊपर लिखा जा रहा था। तो उसमें कहा नहीं, उन्होंने अब रीजन पूछा तो क्या है, बोला जी ये तो देहरादून में तो होना नहीं है, आपको जोशीमठ में खोलना पड़ेगा, उत्तरकाशी में खोलना पड़ेगा, पिथौरागढ़ ले जाना पड़ेगा, तो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपको इतना लगेगा। जबकि उन्होंने बोला कि मेरा इंक्लूड मैक्सिमम 10% इसमें मैं लगा सकता हूँ। हाँ। तो उनका नाम जो है उस लिस्ट से आउट कर दिया गया था और टेंडर उनको दिया ही नहीं गया। तो ये तो इनका है कि इम्पैनल्ड कॉन्ट्रैक्ट को ये टेंडर दे दिया गया। ठीक है। तो इस तरह का अगर 350 रुपए का आइटम, मतलब उसमें बहुत साफ साफ है कि अगर 5 रुपए का एक ग्लू स्टिक आता है और उसको आप 50 रुपए कोट करवा रहे हैं, तो टेंडर तो नेचुरली ऊपर जाएगा। बिल्कुल। तो वो 5 रुपए की चीज में जो 45 रुपीज है, वो 45 रुपीज कहां जा रहा है, कौन से डोर से जा रहा है, किसके पास जा रहा है, वो चीज जो है एक इसमें सोचने वाली बात है या एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। दूसरा, भ्रष्टाचार रोजगार में। आज की न्यूज है मैम, एक कोर्ट से एक ऑर्डर निकला हुआ है, सीमा देवी नाम की कोई लेडी जो डोईवाला में टीचर थी, वो मूल निवासी थी आगरा से, यूपी के। ठीक है। और उनका जो 2004 में यहाँ पे SC सर्टिफिकेट बना, बोकस सर्टिफिकेट, और वो भी कहाँ बना, उस समय आपके मंत्री हुआ करते थे सुबोध उनियाल टिहरी में। भले उस समय वो कांग्रेस में थे, आज भारतीय जनता पार्टी में है। तो उन्होंने बंदरबाट की, पैसे दो सर्टिफिकेट लो, फ्रॉड पाया गया। और मैं सम्मान करता हूँ उस एक पुलिस विभाग का एक अधिकारी भी नहीं बोल सकते हैं, सबऑर्डिनेट हैं, उन्होंने उस केस को लड़ा है, सच्चाई को सामने लाए हैं। और कम से कम आज 2012 से वो लगे हुए हैं, और 2012 से और 12 साल के बाद, 14 साल के बाद उनको आज न्याय मिला। उस लेडी को सस्पेंशन ऑर्डर निकल गया कि वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स पाए गए। तो ऐसे तो न जाने कितने केस हैं हमारे पास। ठीक है। कृषि मेले का ठेका ले लीजिए आप, कृषि मेले का ठेके में ठेका दिया गया, टेंडर खुला नहीं है, लेकिन ठेकेदार 3 दिन पहले से काम करने लग गया। तो ये तो इनका चाल चरित्र है कि हर जगह फ्रॉड निकले गए हैं। अभी आप दूसरी सरकार आने दीजिए, इनकी जो है पूरा चिट्ठा खुल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन देखिए, जब से उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, दोनों ही पार्टियां अपने अपने कार्यकाल में देखने को मिला है कि उन्होंने क्या कुछ कार्यकाल किया और क्या कुछ जिम्मेदारियों को संभाला, कैसे कार्य किए, जनता के लिए क्या कुछ फैसले लिए। लेकिन आखिरकार दोनों को ही कोसा गया है कि दोनों के कार्यकाल में कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार उजागर हुआ तो कुछ हुआ। लेकिन इन सब के बीच में जो अभी इस वक्त सवाल बना हुआ है वो यही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई ऐतिहासिक फैसले ले चुके हैं। कम कार्यकाल में भी इतना बेहतरीन विकास करने वाले मुख्यमंत्री का टैग उन्हें दिया गया है, यानी कि स्टार परफॉर्मर का टैग उनके पास है। लेकिन उसके बावजूद में देखने को मिलता है कि उनका उस सूची में नाम नहीं होता, जो कि अपने आप में हैरानगी वाली बात है। तो आखिरकार ये दोहरा मापदंड आखिरकार क्यों, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। और इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड में, प्रदेश में जो चल रहा है उसकी हकीकत को भी यहाँ पर समझा जा सकता है। सतीश चंद जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 बिल्कुल। मेरा आपसे सवाल जो था, मैं उसी सवाल को दोहराना चाहूंगी। देखिए, आपने बोला था कि जिस तरीके से जहां पर भी पार्टी उन नेताओं का इस्तेमाल कर पाएगी, जहां उनको जरूरत पड़ेगी, वहां पर उनको भेजा जाएगा, और उसी के मुताबिक के स्टार प्रचारकों की सूची को तैयार किया गया है। हर जगह पर मुख्यमंत्री धामी का नाम शामिल नहीं हो सकता, ऐसा भी पार्टी के द्वारा कहा गया। लेकिन अब मुझे आप बताइए, जब स्टार प्रचारकों की 40 जिसे कहेंगे नाम की एक सूची आती है और पहली सूची आती है, उसमें मुख्यमंत्री का नाम शामिल नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब चुनाव के लिए जनसभाएं करनी है, रैली करनी है, तो 2 बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाते हैं। क्यों? नहीं निशि जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं अपनी बात
पूरी करने वाला था, तो उसमें यही एड ऑन मैं करना चाहता हूं कि जो चीजें हमारा संगठन देखता है और जो हमारा संगठन एनालिसिस करता है, उसी हिसाब से ही सारी चीजें तय करी जाती हैं। और रही बात जो आपने बताया कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को वहां पे स्टार प्रचारक में नहीं रखा गया, उसके बावजूद भी वो जा रहे हैं, इसी तरह अन्य सीएम भी हैं। देखिए निशी जी, अभी भारतवर्ष में अधिकतर स्टेटों में, अधिकतर राज्यों में भाजपा शासित सरकारें चल रही है, तो प्रत्येक सीएम का नाम उसमें नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए, जैसे हरियाणा के सीएम है सैनी साहब हैं, उनको भी वहां पे स्टार प्रचारक पे नहीं दिया गया जगह, लेकिन उसके बाद भी वो वहां पे अपनी रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। तो इसी तरह माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की भी जो ड्यूटी लगी हुई है, जिस तरह से एक कार्यकर्ता के तौर पे उनको जहां जहां का जो जिम्मेदारी दी गई है, वो जा रहे हैं वहां और अपना प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी। किस नीति से सतीश जी, किस नीति से? जी, मैं ये कहना चाहता हूं निशी जी कि वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी उनको, संगठन अगर उनको एक कार्यकर्ता के नाते, माननीय मुख्यमंत्री हैं वो इस प्रदेश के, वो इस धाकड़ धामी के नाम से प्रसिद्ध हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, और अपने त्वरित फैसलों के लिए जाने जाते हैं। मनोज तिवारी से लेकर कंगना रनौत तक का उस सूची में नाम शामिल है। निशी जी, मैंने आपको क्या कहा, ये देखिए निशी जी, कंगना रनौत का नाम वहां शामिल है, तो कंगना रनौत का नाम गुजरात चुनाव में नहीं था शामिल, इससे पहले बिहार चुनाव थे, वहां शामिल नहीं था, लेकिन तो वहां तो मुख्यमंत्री धामी का भी था ना। मैंने आपको ये बोला, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ निशी जी, स्ट्रेटेजिक जो होती है हमारी पार्टी तय करती है, हमारा संगठन तय करता है कि किस कार्यकर्ता की नियुक्ति कहाँ होनी है, किसकी हम यूटिलाइजेशन, किसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, तो पार्टी ने तय करा होगा। यानी कि यूटिलाइजेशन की बात आप सतीश जी कर रहे हैं, तो जो 40 बंदों की सूची बनती है, 40 नेताओं की, बड़े बड़े नामों की सूची बनती है, वहां पर धामी जी का नाम यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से उन्हें कार्यकर्ता की ड्यूटी के नाते पश्चिम बंगाल में जनसभाएं करने भेजा जाता है और उनसे के एग्जाम्पल सेट करवाया जाता है कि उत्तराखंड किस तरीके से प्रगति कर रहा है और ऐसा ही प्रगति पश्चिम बंगाल करेगा अगर आप हमें चुनते हैं। ठीक है, इसी को लेकर हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप पर रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं क्वेश्चन आवर में और चर्चा को जारी रखेंगे। चर्चा आज की बेहद खास है क्योंकि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्टार प्रचारक की सूची में नाम नहीं है। उसमें वो 40 भारतीय जनता पार्टी के बड़े नाम शामिल हैं जिसमें मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन जब बात सबसे ज्यादा कार्य करने वाले मुख्यमंत्री की आती है, हिंदुत्व के चेहरे की आती है, युवा चेहरे की आती है, तब धामी का नाम सबसे आगे होता है। लेकिन उन 40 बड़े नामों में मुख्यमंत्री धामी का नाम शामिल नहीं है, जो कि एक अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है, जिसको लेकर उत्तराखंड की सियासत भी गरमा रही है। तो दूसरी तरफ एक सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कहीं सीएम धामी की अनदेखी तो नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जब सूची तैयार कर रही थी, कहीं धामी को तो नहीं भूल गई, जब उसके बाद भी उन्हें पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा है। इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट लगातार बने हुए हैं, सीधे पैनलिस्ट का रुख करते हैं। और सबसे पहले हरीश मैखुरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये बना हुआ है कि बीजेपी में पश्चिम बंगाल में जाकर देखिए ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन करना एक अपने आप में बड़ी चुनौती है, लेकिन वहां पर सरकार स्थापित करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, दावा कर रही है, और वो भी किन मुद्दों के तहत? भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, डेमोग्राफी, विकास, रोजगार, हिंदुत्व, इन सब पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है। इन सब मुद्दों के दम पर भारतीय जनता पार्टी धामी का चेहरा पहले भी आगे कर चुकी है। अगर बात कर ली जाए दिल्ली और बिहार और तमाम लोकसभा चुनावों की, तब धामी का चेहरा आगे किया गया था, तो स्वाभाविक था कि इस बार भी उनका चेहरा आगे होगा। तो क्यों नहीं हो पाया? ये निशी जी, जो मैं समझ पाता हूँ, ये प्रत्येक पार्टी का अपना अंदरूनी विषय होता है। और जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बता रहे थे कि पार्टी संगठन अपने हिसाब से काम करता है, तो लेकिन एक चीज जरूर है कि बहुत सारी पार्टियों में बड़े चेहरों का अभाव है। और मेरे ख्याल भाजपा ही, जो मैं देख पा रहा हूँ, उनकी अपनी सेकंड लाइन लीडरशिप भी तैयार हो गई है। जैसे हम लोग पिछले दिनों देख रहे थे कि अब विदेश यात्रा पर योगी जी भी भेजे जाने लगे, तो उनका अपना कार्य करने का स्टाइल है, उस पर ये पार्टी का अपना अंदरूनी मत है, इस पे हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन इतना जरूर कहना है कि धामी पश्चिम बंगाल जाएं और ना जाएं, उससे अब जो पश्चिम बंगाल का इस समय माहौल है, तो वहां पे सबसे बड़ी समस्या जो है ना, वो बेरोजगारी और ये तो महंगाई, ये कम है, घुसपैठ वहां की सबसे बड़ी
समस्या है और डेमोग्राफिक चेंज, तो उस पर मेरे ख्याल भारतीय जनता पार्टी वहां पे फोकस कर रही है। तो डेमोग्राफिक चेंज से जो राज्य जूझ रहे हैं उनमें अब उत्तराखंड भी आने वाला है। यहाँ की भी रैपिडली डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, तो उस नाते तो धामी जी को जाना चाहिए, लेकिन पार्टी ने बड़ा चेहरा उनको नहीं बनाया। तो बीजेपी में इस तरह के हम सोच पाते हैं कि बड़े चेहरा है। उत्तराखंड में भी जैसे हम लोग एक अंदाज लगा पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो धामी का चेहरा लगभग तय कर दिया है, लेकिन जैसे कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई चेहरा आया नहीं है कि जो अब अगले आने वाले लोग विधानसभा चुनावों में चेहरा हो। यूकेडी का भी कोई चेहरा अभी तक ऐसा नहीं आया कि ये चेहरा होगा हमारा मुख्यमंत्री का। तो ये आ जाने चाहिए, इसी पर चुनाव लड़ा जाए तो ज्यादा बढ़िया, जनता को भी सुविधा रहती है। तो इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि उत्तराखंड में चुनाव का चेहरा कौन होगा। बंगाल में कौन होगा वो बंगाल का विषय है, उस पर उत्तराखंड को परेशान होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड की समस्या तो यह है कि यहाँ के 40% गांव अभी तक सड़क से नहीं जुड़े हैं और उनको मोटर मार्ग से जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ पे जो काम चल रहा है केवल वो प्रधानमंत्री सड़क रोड। लेकिन मैखुरी जी 2 बार पश्चिम बंगाल में जाकर मुख्यमंत्री जनसभाएं रैलियां कर चुके हैं और उन्होंने बार बार एक ही जिक्र किया कि उत्तराखंड मॉडल के तहत पश्चिम बंगाल का भी विकास होगा। नहीं, उत्तराखंड में स्टेट के लेवल पे तो सड़कें अभी तक मतलब बहुत ज्यादा बन नहीं रही, क्योंकि उत्तराखंड का राजस्व तो वही जानना चाह रही हूँ ना कि आखिरकार किस मॉडल का जिक्र कर रहे हैं जो कि एक एग्जाम्पल बनेगा पश्चिम बंगाल के। यहाँ का क्या मॉडल है, यहाँ पे तो जो कुछ हमारी उत्तराखंड की क्या जरूरत है। जैसे बंगाल की सबसे बड़ी समस्या घुसपैठ है ना, उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या सड़क है। दोनों पार्टियों के हमारे प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, तो 40% गाँव आज भी सड़क से क्यों नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये बताएं, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता बराबर लगभग शासन में रहे हैं। आप थोड़ा भाजपा अब ज्यादा हो गई है, मैं बताना चाहूंगा रही है। तो हमारे 40% गांवों को सड़क से जोड़ने की प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि लोग रिवर्स पलायन करें, वापसी अपने गांवों में जाएं। ना हो तो शादी विवाह, चूड़ा कर्म, मुंडन, पूजा पाठ में तो कम से कम जाएं, गर्मियों की छुट्टियां गाँव में बिताएं। इसके लिए सड़क हर गाँव जानी चाहिए। तो इसके लिए दोनों पार्टियों को अभी तक जो सत्ता में उनको प्रयास करना चाहिए। जो हमारी यूकेडी है उसको भी प्रेरित करना चाहिए कि गाँवों में सड़कें बने और गाँवों में लोग खेती बाड़ी ना भूलें, अपना खेती बाड़ी शुरू करें। नई पीढ़ी तो खेती बाड़ी जानती नहीं, अनाज कैसे उगाया जाए। 5 किलो अनाज ने हमारा बड़ा नुकसान कर दिया, तो उससे लोग तो अनाज उगाना ही भूल गए हैं। और दूसरा, जंगली जानवरों ने भी हमारी खेती को बड़ा नुकसान किया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। हम पश्चिम बंगाल को चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड छोड़ करके। बिल्कुल मैखुरी जी, और यहीं पर आशीष सैनी जी आपसे भी जवाब लेना चाहूंगी। देखिए, इतनी सारी बातचीत हो चुकी है और जब बात की जाती है मुख्यमंत्री के 2 बार के पश्चिम बंगाल दौरे की, तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि आप हर डिबेट में कई ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो कि यहाँ पर नहीं हो रखे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में उसी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ यूसीसी, दूसरा धर्मांतरण कानून, और दूसरा इसके अलावा भी बहुत सारे मदरसा बोर्ड जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे जिसको लेकर विरोध यहाँ देखने को मिला। लेकिन वहाँ पर इन्हीं सबको एक करके उत्तराखंड मॉडल नाम दिया गया है और कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी उत्तराखंड मॉडल के तहत ही पश्चिम बंगाल का भी विकास होगा। अगर आप चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी उत्तराखंड की तरह विकास हो तो उसके बाद आप समझिए, क्या पश्चिम बंगाल की जनता भरोसा जता देगी उत्तराखंड के मॉडल को देखकर? देखिए, आपने उत्तराखंड मॉडल की बात की है। उत्तराखंड मॉडल झूठ, विज्ञापन और छल कपट का मॉडल है। मैं इसके 2 उदाहरण दूंगा। सबसे पहले तो मैं, जो मैखुरी जी हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, इन्होंने कहा कि 40% गांव में भी सड़क नहीं पहुंची है। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में 1445 जो गांव हैं उत्तराखंड के, वहां पर सड़क नहीं पहुंची है और 16,000 से अधिक यानी उत्तराखंड के, तो इनका कैलकुलेटर कौन सा है जो 40% बता रहा है। दूसरा, जिन गांवों में सड़क नहीं पहुंची है वहां सड़क पहुंचना इतना आसान काम नहीं है जितना आपने टीवी चैनल पर बोल दिया। कुछ ना कुछ भौगोलिक परिस्थितियां हैं, एनजीटी के आदेश है, वन पर्यावरण अधिनियम है। ये मैं बीजेपी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अब आप दूसरी बात पर आइए, जिसमें आपने बंगाल चुनाव में मुख्यमंत्री जी की बात की। मुख्यमंत्री जी जब भी किसी अन्य राज्य में गए हैं, उन्होंने यूसीसी का भी जिक्र किया, धर्मांतरण कानून की भी चर्चा की। मेरा एक सवाल है कि धर्मांतरण कानून बने हुए कई साल हो गए उत्तराखंड में, क्या धर्मांतरण कानून बनाने से एक व्यक्ति के खिलाफ भी एफआईआर हुई है या एक व्यक्ति भी जेल गया है?
आपने यूसीसी का कानून बनाए हुए 1 साल से ऊपर हो गया, क्या यूसीसी के कानून में एक भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की है? भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक है जिन्होंने खुलेआम दूसरी शादी की घोषणा की कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, और यूसीसी कानून लागू होने के बाद की, क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? या इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण प्रदेश के सामने आए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, यूसीसी कानून हो, धर्मांतरण कानून हो, या मुख्यमंत्री के जितने भाषण है, हाँ। इन्होंने नकल जिहाद की बात की, नकल जिहाद में हाकम सिंह को क्लीन चिट देने का काम किया गया है, तो ये क्या मुख्यमंत्री की उपलब्धि है या मुख्यमंत्री की आलोचना है? ठीक है। अब एक तीसरी सबसे बड़ी बात है कि दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करना। मैं मुख्यमंत्री जी की इस मामले में और भाजपा की आलोचना इसलिए नहीं करूंगा कि बंगाल में हिंदी भाषी लोगों के प्रचार की ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती। कोई स्टार कैंपेनर है जिसको फिल्म स्टार है तो बात अलग है, वरना हिंदी भाषी लोगों को वहां जाने में कठिनाई होगी भाषा के अंतर के कारण। सॉरी, हो सकता है कि इस कारण से भाजपा ने उनको भी सूची में न रखा हो, लेकिन नफरत फैलाने में, नफरती भाषण देने में, लेकिन और 2 बार तो डेमोक्रेसी फिर से भी गए लेकर हैं ना, जिहाद सूची चलाने में हो ना हो नाम, 2 बार तो फिर भी नहीं, गए। मैं बताता रहा हूँ किस लिए गए हैं। जिहाद की बात करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए, धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए मुख्यमंत्री जी गए हैं, वरना अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं गए। ये जितना जहर उगलते हैं उसी परफॉर्मेंस के आधार पर गए हैं। इनको इनके कत्ल का हुनर देखकर वहां बुलाया जाता है कि देखिए कितने अच्छे लोग हैं, ये अपने राज्य में भी लोगों को लड़वा कर मरवाने के तैयार बैठे हैं, ये दूसरे राज्यों में आएंगे तो यहाँ पर भी यही काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास इस नफरत और धार्मिक ध्रुवीकरण के अलावा एक सिंगल काम नहीं है जो इनको वोट मिले। आप ठीक इनके है। किसी भी मतदाता को पकड़कर ठीक पूछिए है, ठीक तो है। अंत में वो यही कहेगा कि देखिए हिंदू मुस्लिम है इसलिए हमें वोट देनी है बीजेपी को। ठीक है। इसके अलावा कोई कारण नहीं है। हम भी लोग हजारों लोगों से मिलते हैं, हम भाजपा वालों से भी मिलते हैं जो हाँ। भाजपा के कहते हैं कट्टर मतदाता है, तो हम उनसे पूछते हैं कि भाजपा का मतदाता होने का कारण क्या है। वो ये कहते हैं कि नहीं, देश में हिंदू खतरे में है। ये 70 साल से 75 साल से देश चल रहा है, कभी हिंदू खतरे में नहीं आया, लेकिन जब से भाजपा आई है तब से हिंदू खतरे में आ गया। तो अब हिंदू को भी समझ जाना चाहिए कि इनके आने से हिंदू खतरे में हुआ है या इनके ना होने से भी हिंदू खतरे में था। तो इनके ठीक जो है। झूठ छल प्रपंच, केरला फाइल इस से पर लेकर बंगाल फाइल्स तक तमाम फर्जी फाइलें चल रही है, फिल्में बनाकर ये झूठ प्रचार कर रहे हैं। तो इसीलिए जहां पर इन्हें झूठ प्रचार करना होगा, सांप्रदायिकता करनी होगी, वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर जाएंगे, और जहां लगेगा कि यहाँ पर भाषा के कारण उपयोग नहीं हो पा रहा है तो वहां पर नहीं ले जाएंगे। ठीक है, आशीष जी ने बहुत कुछ कह दिया है। सतीश जी, अब मैं आपसे चाहूंगी कि आप जवाब दीजिएगा, और इसी के साथ मैं एक सवाल पे जोड़ देती हूँ, क्योंकि यूसीसी धर्मांतरण, सख्त नकल विरोधी कानून, निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून, मदरसा बोर्ड खत्म करना हो, ऐसे में तो स्वाभाविक था ना कि हिंदू और युवा फेस के तहत धामी को आगे रखा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें आगे नहीं रखा जाता, तो हिंदुत्व के चेहरे पर तो आगे कर ही देते ना, सूची में नाम क्यों नहीं? देखिए, बार बार सवाल घूम फिर कर यहीं आता है। मैं चाहूंगी कि आप मेरे और आशीष जी का दोनों सवालों का जवाब दीजिए। देखिए निशि जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टार प्रचारकों की सूची पे धामी जी का नाम नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का नाम नहीं है, इसको लेके अगर जो चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि इस पे इतनी चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि केवल सूची में नाम होने के बाद भी अगर उनको वहां नहीं बुलाया जाता और नहीं वहां पे उनका उपयोग करा जाता तो वो ज्यादा खराब होता। बेहतर यह है कि अगर उनका नाम नहीं भी है, लेकिन तब भी हमारा संगठन उनसे पूर्ण वहां पे उनका जो है पूरा उपयोग कर रहा है, उनको रैलियां करवा रहा है, उनको वहां पे सभाएं लगी हुई हैं उनकी। तो मैं ये कहना, और देखिए आप कितना भव्य स्वागत हुआ है, पूरा मीडिया कवरेज जो हुआ है उनका, जो उनका कार्यक्रम रहा पश्चिम बंगाल में बनगांव में, तो आपने देखा होगा कितना उनका भव्य स्वागत करा वहां के लोगों ने, किस तरह से उनकी वाहवाही हुई, किस तरह से उनके जय जयकार हो रही थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारा संगठन बहुत गहनता से कार्य करता है और बहुत ही हिसाब से, सिस्टमेटिक तरीके से चीजें होती है हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि आप किसी के करीबी हो, आप राहुल गांधी के करीबी हो तो आप वहां पे आ जाइए, आपको सारी चीजों के लिए आप स्वतंत्र हो, ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात, जहां तक ये बात आई है कि देखिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, चाहे आपने देखा होगा यूसीसी का कानून हो, चाहे धर्मांतरण कानून हो, चाहे सख्त नकल विरोधी कानून हो,
आपने देखा होगा इस तरह के अनेक कानून जो है यहाँ पे पारित हुए हैं। और मदरसा बोर्ड जो है, जिससे जो हमारे मुस्लिम बच्चे थे उनको जहाँ शिक्षा से वंचित रहते थे, आधुनिक शिक्षा से, तो उनको एक ही छत के नीचे लाने का जो कार्य करा है अल्पसंख्यक शिक्षा परिषद के माध्यम से, तो ये एक काबिले तारीफ है। और ये सब चीजें पूरा देश और प्रदेश नोट कर रहा है, पूरे देश और प्रदेश की जनता देख रही है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस में और हम में यही अंतर है। हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में चलने वाले लोग हैं। हम लोग इस तरह से नहीं है कि हमें जो चीज जहाँ पे समझ में आती है हम अपने हिसाब से करने लग जाते हैं। और ये जो बात है कि बंगाल में देखिए, आपको मैं आज ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे जो सत्ता परिवर्तन होगा वो आप देखिएगा, उसमें अहम योगदान हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जो वहाँ पे कार्यक्रम लगे हुए हैं और जो क्षेत्र में वो जा रहे हैं, आप देखिएगा वहाँ पे निश्चित तौर पे भाजपा कितने ठीक है, मान लेते हैं हम कि मुख्यमंत्री के जाने से वहां पर काफी हद तक वोट परसेंटेज बढ़ेगा और हो सकता है कि सत्ता पलट हो जाए। लेकिन मुझे आप बताइए कि मुख्यमंत्री वहां जाते हैं, सत्ता पलट कैसे होगा? क्या एग्जाम्पल ऐसा सेट किया गया वहां जाकर जिसके तहत वहां की जनता भरोसा करे? क्योंकि जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं तो वो उत्तराखंड मॉडल का जिक्र करते हैं कि उत्तराखंड की तर्ज पर पश्चिम बंगाल का विकास होगा। उत्तराखंड जैसा जहां यहाँ की जनता को रोजगार मिल रहा है वहां पर भी उतना ही रोजगार मिलेगा। यहाँ की डेमोग्राफी पर काम हो रहा है वहां पर भी किया जाएगा। यहाँ के लोगों का विकास हो रहा है तेज गति के साथ, वहां के लोगों का भी होगा। तो आप मुझे बताइए, क्या अपने घर में पहले झांकने की जरूरत नहीं है कि आखिरकार क्या कुछ हो चुका है जो वहां पर एग्जाम्पल सेट किया जाएगा? अगर वहां के लोग यहाँ का एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या समझेंगे? खासकर महिला सुरक्षा का मुद्दा उन्होंने उठाया है कि महिला सुरक्षा का जो उत्तराखंड में स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति है, वही महिला सुरक्षा आपको पश्चिम बंगाल में देंगे। अब आप मुझे बताइए उत्तराखंड मॉडल की डेफिनेशन क्या है? निशी जी, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये बोला था कि आप उत्तराखंड का कंपेयर हमसे मत करिए। उत्तराखंड जो है वो हमसे विकसित है, वहाँ अनेक संभावनाएं मौजूद है और वहाँ की सरकार बना रही है। ये तो एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अर्थव्यवस्था के मामले में, विकसित अर्थव्यवस्था के मामले में छोटे राज्यों में गोवा के बाद हमारा दूसरा स्थान है आज पूरे देश में। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो यूसीसी कानून है जो बनाया गया, निशी जी आप ये बात तो पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि गुजरात विकसित राज्य है। अपने में उसकी जो एग्जाम्पल है वो दिए जाते हैं गुजरात के, लेकिन गुजरात जैसा राज्य भी यूसीसी को हमारे बाद अपना रहा है। पूरे देश में दूसरा राज्य वो बन रहा है जो यूसीसी को हमारे बात फॉलो कर रहा है और हमारे यहाँ की सारी यूसीसी की जो कानून बनाने में जितनी बारीकियां थी वो उसको अपने में आत्मसात कर रहा है, उसका फॉलो कर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ इस तरह के एग्जाम्पल अनेक हैं। निशी जी आप ये देखिए, चाहे इंफ्रा के मामले में हो, चाहे तो क्या पश्चिम बंगाल की जनता यूसीसी को समझेगी? आप मुझे पहले बताइए, क्या पश्चिम बंगाल की जनता यूसीसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और उस पर वोट मिल जाएगा आपको? निशी जी क्यों नहीं समझेगी? पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है कि किस तरह से वहाँ अवैध घुसपैठिए जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, वहाँ आके बसते हैं और उनका फायदा उठाने के लिए वहाँ की जो तत्कालीन अभी वर्तमान में जो सरकार है वो किस तरह से उनको वहाँ पे फायदे देती है। किस तरह से वहाँ हमारे जो आपने देखा होगा कि जो हमारे हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको दुर्गा पूजा करने के लिए किस तरह से वंचित रखा जाता है। हमारे जो नेता हैं, जो अगर वहाँ पे किसी हिंदू सम्मेलन अगर कराया जाता है तो उसकी अनुमति पहले हाईकोर्ट। आप ये बोलिए ना कि हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, यूसीसी को क्यों आप घसीट रहे हैं फिर? रीना जी देखिए, यूसीसी तो सबको इकट्ठा करता है ना, सबको एक छत में। तो आप हिंदुओं की सुरक्षा की बात क्यों कर रहे हैं वहाँ पर? आप बोलिए ना घुसपैठियों को बाहर निकाल कर फेंकेंगे, आप हिंदुओं की सुरक्षा पर आ जाते हैं। नहीं निशी जी मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात ये बताइए कि यूसीसी जो है समान धर्म को नहीं अपनाता है क्या? सभी धर्मों को समान धर्म में तो सब धर्म आते हैं ना, आप सिर्फ हिंदुओं के प्रोटेक्शन पर क्यों बात कर रहे हैं वहां जाकर? तो निशी जी मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, जहाँ बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति होती है, अगर यूसीसी का कानून वहाँ अपनाया जाएगा तो सारे धर्म एक छत के नीचे नहीं आएंगे क्या? सभी धर्म को वहाँ पे फायदा नहीं होगा क्या? सभी धर्म के लोग जो है उनका विकास नहीं होगा क्या? लेकिन आप अगर तुष्टीकरण करके एक ही धर्म के विशेष के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करेंगे, तो अगर हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जाके वहाँ अगर उत्तराखंड मॉडल की बात, तो आप जब इतना बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं सतीश जी, फिर से मैं एक ही सवाल दोहराऊंगी कि आप इतना बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि
यूसीसी इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बनता है और उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सहभागिता मानी जाती है, क्रेडिट उन्हें दिया जा रहा है। लेकिन जब इतना बड़ा लेवल पर इस कानून को लागू किया जाता है, जो कि एक सबके लिए एग्जाम्पल बन चुका है बीजेपी शासित राज्यों के लिए, गुजरात का आपने एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया, तो जब इतना बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, तो आखिरकार सूची से बाहर निकले हुए व्यक्ति को क्यों वहां पर भेजा जा रहा है फिर? देखिए निशी जी, मैंने आपको पहले भी बोला है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पूरे देश और प्रदेश में विख्यात हैं। आप देख लीजिए कि अमेरिका की एक तथाकथित एजेंसी उनको हेट स्पीच के मामले में सबसे ऊपर रखती है और ये कांग्रेस उसको पकड़ पकड़ के, उस बात को पकड़ पकड़ के पूरे देश में प्रचार करती है। समझ गई मैं आपका परसेप्शन। लेकिन सुनिए जब अमेरिका के खुद डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो बोलते हैं कि अगर हम बीच में नहीं होते तो ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो वहाँ के जो आर्मी चीफ है उनको मार दिया होता भारत ने, लेकिन उस बात को लेकर कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो स्टार सूची में ना होने के बाद भी हमारा संगठन उनको स्टार, एक तो देखिए सतीश जी, बीजेपी की ना एक मुझे जिसे कहेंगे आइडियोलॉजी समझ नहीं आती कि जब भी कंपैरिजन की बात आती है तो अपने से छोटे राज्य या फिर अपने से निचले व्यक्ति के साथ कंपैरिजन होता है। जैसा कि जब उत्तराखंड का जिक्र होता है आप हिमाचल के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं, जब बात भारत की आती है तो आप पाकिस्तान के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं। आप अपने से ऊपर वाले व्यक्ति के साथ कंपैरिजन करेंगे तब तो आप आगे बढ़ेंगे ना। अब आप छोटे वाले को एग्जाम्पल लेकर चलेंगे तो आप उससे महान ही मानेंगे ना अपने आप को। अभी आपने ऊपर तो देखा ही नहीं कि कितनी ज्यादा विकास हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। अगर आप उनको एग्जाम्पल मान के चले तब तो आपका कुछ एजेंडा सेट होगा ना। आती हूँ ध्यानी जी, जवाब दीजिएगा। जैसे आती हूँ आपके पास सतीश जी, आपको पर्याप्त समय बताया गया कि उत्तराखंड मॉडल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है बंगाल में, तो मेरी तो समझ से बाहर है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप शायद मेरे से ज़्यादा इस मामले में जानते हैं क्योंकि आप डिबेट में रहते हैं बार बार। हाँ। कि कौन सा मॉडल उत्तराखंड का वो वहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। महिला सुरक्षा, 11 बजे दिन में जो है भरे बाजार में गला काटा जा रहा है। महिलाएं जो है श्रीनगर से और दिल्ली पैदल यात्रा पे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं देख लीजिए आप कि स्वास्थ्य के अभाव में जो प्रसव पीड़ा में ही मृत्यु हो जा रही है। स्वास्थ्य की डिमांड के लिए लोग जो है चौखटिया से 300 किलोमीटर की यात्रा करके देहरादून आ रहे हैं। अंकिता भंडारी के केस में किस तरह से सबूतों को नष्ट किया गया, किस तरह से वीआईपीज को बचाया गया। एक कमरा जो अंकिता का था उसको डिस्ट्रॉय किया गया, बाकी जो बनंतरा रिजॉर्ट है उसको पूरा ऐसे ही रखा गया है। अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था आज भी है कि जब अगर मशीन है तो ऑपरेटर नहीं है, डॉक्टर है तो वो पर्टिकुलर क्या है वहाँ पे उसके पास मशीनें नहीं है, सुविधा नहीं है। तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। आज केवल उत्तराखंड की जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसने केवल गुजरातियों को, जो बड़े बिजनेसमैन हैं या बाहर के लोगों को, जो यहाँ पर जल जंगल जमीन जो पूरी हमारी यहाँ से बेची है, जिसका हिमाचल प्रदेश बोलता है कि उनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, संसाधन आज हमारे पास नहीं है, सारे गुजरातियों के कब्जे में है। जंगल हमारे पास नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कब्जा है। पानी हमारे पास नहीं है, वो उत्तर प्रदेश का कब्जा है टिहरी झील पे। तो हमारे पास है क्या? आज मैं अपने जंगल में अपने आप नहीं जा सकता हूं। तो आपने केवल दुर्दशा की है इस प्रदेश की। इस प्रदेश का मॉडल केवल आपने एडवर्टाइजमेंट किया, झूठा एडवर्टाइजमेंट। 1000 करोड़ का आपने अगर एडवर्टाइजमेंट किया है और वो केवल उत्तराखंड में नहीं किया, आपने बाहर के प्रदेशों में किया कि जहां के लोग समझे कि हाँ यार बहुत बड़ा हो रहा होगा। क्योंकि उत्तराखंड के लोगों को तो पता है कि यहाँ हुआ कुछ नहीं है, केवल एडवर्टाइजमेंट में अपने आप को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और वही चीज आप बंगाल में कर रहे हैं। सच्चाई जो है मैंने आपके सामने रख दी है कि सच्चाई कुछ अलग है और प्रोजेक्ट कुछ और किया जा रहा है। सब झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी वहां पर जाके। और मोर ओवर उनको अगर स्टार लिस्ट में नहीं रखा गया है तो उनका जो है नकारापन, जो उत्तराखंड की जनता ने उनको नकारा है। मुख्यमंत्री का चुनाव भी वो हारे थे, भले बाद में नेचुरली होता है कि जिसकी पार्टी होती है वो आदमी दोबारा जीत के आ जाता है, लेकिन जनता के द्वारा नकारा हुआ आदमी आज है तो वो पुष्कर सिंह धामी जी है, जो पहले मुख्यमंत्री है, जो ऐसे हारे। मैखोरी जी जवाब दीजिएगा मुझे आखिरकार इस पूरी डिबेट में आपने सभी को सुना, आपने पक्ष को सुना, विपक्ष को सुना, और जब स्टार प्रचारकों की सूची का जिक्र होता है तो आखिरकार क्या है वो नीति और क्या है वो उत्तराखंड का मॉडल। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी का फैसला था यूटिलाइजेशन का, सूची से बाहर निकले हुए व्यक्ति को भी इस्तेमाल करना, क्या समझ रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है पश्चिम बंगाल को लेकर?
किसी राज्य के डेवलपमेंट के दो ही मॉडल हैं। एक तो अपने राज्य के अपने रिसोर्सेज क्या हैं, तो रिसोर्सेज के मामले में अब उत्तराखंड थोड़ा काफी पीछे है, थोड़ा नहीं बहुत पीछे है। हमारी इंडस्ट्री लगभग कम है, उनसे आने वाला राजस्व भी कम है। अब हम शराब के राजस्व पर डिपेंड है केवल, और दूसरा जो है केंद्र के से हमें जो मदद मिलती है उस पर है। राज्य के अपना राजस्व कम है, तो उसके कारण जो है, जैसे मैंने कहा कि अपने राज्य की अपनी विकास की योजनाएं नहीं बन रही हैं। हमारे दोनों पार्टियों के और यूकेडी के भी प्रवक्ता यहाँ पर हैं। पिछले 25 साल में 26 साल लगभग 26वां वर्ष हमारा चल रहा है। उत्तराखंड में जो 8 पर्वतीय जनपद है उस पे एक इंडस्ट्री अभी तक नहीं लगी। चलो हम कह रहे हैं आप भारी भरकम सामान की इंडस्ट्री मत लगाइए, आप कम से कम वहाँ पे कंप्यूटर हब खोल सकते हैं, आप वहाँ पे संस्कृत विश्वविद्यालय बना सकते हैं, आप वहाँ पे जो है बद्री गाय रिसर्च सेंटर बना सकते हैं, आप होम स्टे और अच्छे बड़े लेवल के कर सकते हैं, आप प्राइवेट स्कूलों को खोल सकते हैं, आप नदी पर जो है वो जैसे हम लोग सोना छानने की पहले हमारे लोग करते थे, नदियों के पत्थरों से आप कुछ डिजाइन और मतलब डिजाइनर वो बना सकते हैं, मूर्तियां बना सकते हैं। मतलब इस तरह के 100 आइडिया हो सकते हैं, उस पे काम होना चाहिए। हमारे फलोद्यान पे काम होना चाहिए। वो उस मामले में हम पीछे हैं अभी, हम सिर्फ शराब की दुकानें बढ़ाने में आगे रहे हैं। तो एक तो इस पर थोड़ा सा रोक लगे, हम देवभूमि हैं, यहाँ पे शराब मीट और मांस का वो कम होना चाहिए। दूसरा, हम इसको देवभूमि कह तो रहे हैं, लेकिन कागज में अभी तक हमने इसको देवभूमि अधिसूचित नहीं किया है। तो सरकार एक लाइन का प्रस्ताव लाए, हम शुक्रवार की छुट्टी का तो हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं प्रस्ताव आ गया, लेकिन ये प्रस्ताव नहीं आया कि उत्तराखंड देवभूमि है। तो देवभूमि है तो इसको एक लाइन में अधिसूचना जारी करो कि उत्तराखंड देवभूमि है। बिल्कुल बिल्कुल, इस विषय पर सोचने की जरूरत है कि आखिरकार जब प्रदेश का विकास वाकई में सरकार चाहती है तो होना चाहिए ना, क्योंकि वो हमारे पास पर्याप्त बजट है, पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, हमारे पास वो हर एक चीज़ है जिसका इस्तेमाल होकर प्रदेश का विकास किया जा सकता है। यहाँ पर स्किल है, वो दिमाग है, यहाँ के युवा उतने सशक्त हैं, एक आर्मी कैंट एरिया हमारे पास अच्छा खासा है, हमारे पास हर तरीके का हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन उसके ज़रिए कैसे उसका इस्तेमाल करना है वो सरकार भली बात ही जानती है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन जब बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के बीच कर सकती है तो इन रिसोर्सेज का भी यूटिलाइजेशन उसी प्रकार से करना पार्टियों को आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, स्टार प्रचारकों की सूची में धामी का नाम नहीं है, अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर हलचल तेज हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी 2 बार रैलियां, जनसभाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर चुकी है। लेकिन क्या हाई डिमांड में अभी भी सीएम धामी बने हुए हैं? देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।